हमारे पास यहां दो समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस हैं, रेखाखंड AB और रेखाखंड CD। वास्तव में ये दो समांतर रेखाखंड हैं। फिर हमारे पास ये दो तिर्यक रेखाएं यानी ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। ये है ट्रांसवर्सल BC और यहां पर है ट्रांसवर्सल AD। इस आरेख को देखकर हम बता सकते हैं कि AE के बीच की दूरी, यहां यह चिन्ह दर्शाता है कि A से E की दूरी E से D तक की दूरी के बराबर है। इसे कहने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि बिंदु E रेखाखंड AD का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है। इस वीडियो में हम ये ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि क्या बिंदु E रेखाखंड BC का मध्य बिंदु होगा। चलिए इसे यहां लिख लेते हैं। क्या E रेखाखंड BC का मध्य बिंदु होगा? हम पहले देखे गए कुछ वीडियो के आधार पर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां सर्वांग सम त्रिभुजों यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का प्रयोग करना होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम इन दो त्रिभुजों BEA और ECD में कोई सर्वांग समता स्थापित कर पाते हैं या नहीं। हम शीर्षाभिमुख कोणों यानी वर्टिकल एंगल्स और तिर्यक कोणों यानी एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल के बारे में काफी कुछ जानते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि ये कोण AEB बराबर होगा या कहें सर्वांगसम होगा कोण CED के, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। चलिए इसे लिखते हैं। एंगल AEB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। इसका मतलब यही होगा कि इन दोनों के माप बराबर होंगे और ये दोनों वर्टिकल एंगल्स भी होंगे। हम ये जानते हैं कि AB और CD समांतर रेखाएं हैं और यहां ये रेखा तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल है। वास्तव में इस प्रश्न को हल करने के कई सारे तरीके हैं, मगर हम तिर्यक रेखा को शामिल करने वाले तरीके का ही प्रयोग करते हैं। मैं इस तिर्यक रेखा को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इससे कोणों को समझने में आसानी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये कोण ABE एंगल ABE और ये कोण ECD एकांतर अंतःकोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो आप कह सकते हैं कि ये कोण यहां पर संगत होगा इस कोण के। मैं इस रेखा को थोड़ा बड़ा करूंगा तो आपको ये ठीक से दिखेगा। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये वाला शीर्षाभिमुख है। चलिए इसे लिखते हैं। तो कोण AEB माफ कीजिए, कोण ABE एंगल ABE सर्वांग सम होगा कोण DCE के, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब यहां पर हमारे पास ये कोण इस कोण के सर्वांग सम है और ये कोण इस कोण के सर्वांग सम है। हमारे पास ये भुजा भी इस भुजा के सर्वांग सम है। तो हमारे पास कोण कोण भुजा एंगल एंगल साइड, और इसलिए हम AAS कोण कोण भुजा अभिधारणा का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वांग समता समीकरण लिखते समय हमें शीर्षों के क्रम का ध्यान रखना होगा। सभी संगत शीर्ष सही क्रम में होने चाहिए। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AEB ट्रायंगल AE, इसे रोचक बनाने के लिए मैं कोण से शुरुआत करता हूं। तो इस गुलाबी से हरे पर और फिर इस बिना नाम वाले कोण पर। तो हमारे पास कोण BEA सर्वांगसम है। पहले गुलाबी वाला C, फिर हरा वाला E और फिर ये बिना नाम वाला कोण D। यहां लिख लेते हैं AAS, और अगर ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं भी सर्वांगसम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि BE की लंबाई, रेखाखंड BE की लंबाई यहां ये गुलाबी और हरे कोण के बीच की भुजा है और इसकी संगत भुजा CE यहां इस गुलाबी और हरे कोण के बीच की भुजा है। इनकी लंबाई बराबर होगी। अगर हम इन्हें नंबर कर दें 1, 2 और ये 3, तो आप देखते हैं कि हमें ये तीसरे कथन की मदद से मिला है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि E BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि हमें BE और CE बराबर मिले हैं। मैं इसे यहां चिन्हित कर देता हूं। ये रेखाखंड
इस रेखाखंड के बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहां मैंने दो कॉलम में अपने प्रूफ को विभाजित किया है। बाएं हाथ पर कथन है और दाएं हाथ पर उसके संगत तर्क। और ये प्रश्न हो गया।